अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैदा मसूद है और मैं गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। सुबराज मैटरनिटी हॉस्पिटल में गायनी के शोबे के सरबराह के तौर पे काम कर रही हूँ और प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट सफूरा बोर्ड और FMJ हॉस्पिटल गुलिस्तान जौहर से मुंसलिक हूँ। आज की इस वीडियो का मकसद आपके उन सवालों, कुछ ऐसे सवालों का जवाब देना है जो अक्सर मरीज़ों के जहन में होते हैं। कभी उनकी हिम्मत होती है वो बेचारे पूछ भी लेते हैं और कभी नहीं भी पूछ पाते, लेकिन अक्सर जहनों में ये सवाल गर्दिश करता है कि क्या हमारी सोसाइटी में गैर ज़रूरी तौर पे सर्जरीज़ हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो उसका तनासुब क्या है और इनसे कैसे बचा जाए। क्या मेरा डॉक्टर जो सर्जरी मेरे लिए तजवीज़ कर रहा है, क्या वो वाकई मेरे लिए ज़रूरी है, क्या मुझे करवा लेनी चाहिए, इसके नतीजे में मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच जाएगा। ये वो सवाल हैं जो मरीज़ के जहन में आ रहे होते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात वो अपने मालिक से पूछते हुए शर्माता है या घबराता है या नहीं पूछ पाता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपके इस सवाल का जवाब दिया जाए। इसके अलावा भी हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस में हम आपके इसी तरह के सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे कि जो आप ढूंढते तो हैं पर आपको मिलते नहीं हैं या मुश्किल होती है उनका जवाब ढूंढने में, और आपको उनका जवाब भी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई सवाल आपके जहन में है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और इस सवाल का जवाब हम कोशिश करेंगे अपनी आने वाली नई वीडियोस में दे सकें। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या गैर ज़रूरी सर्जरीज़ हो रही हैं हमारे यहाँ या नहीं। तो बदकिस्मती से इसका जवाब हाँ में है कि हाँ ऐसा हो रहा है, गैर ज़रूरी सर्जरीज़ भी हो रही हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ हमारे यहाँ हो रही है या पूरी दुनिया में होती है? तो इसका जवाब हाँ में है कि हाँ ये पूरी दुनिया में होती हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड गैर ज़रूरी तौर पे सर्जरीज़ होती हैं। ये सर्जरीज़ कैसे रोकी जाएं, इस पे हमसे पहले बाहर के मुल्कों में भी काम हुआ है। जैसे हमारे यहाँ तो स्टैटिस्टिक्स का रिवाज यानी आदाद व शुमार जमा करने का रिवाज अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, और जो भी जमा हो रहा है वो अल्लाह का शुक्र है पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में जैसे USA वगैरह में हर चीज़ के स्टैटिस्टिक्स जमा किए जाते हैं। तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ हार्ट डिजीज़ है, नंबर 2 कॉज ऑफ डेथ कैंसर है, एंड नंबर 3 कॉज ऑफ डेथ मेडिकल एरर्स हैं, यानी तिब्बी तौर पे की जाने वाली गलतियाँ। तीसरा कॉज ऑफ डेथ है अमेरिका में। कैन यू इमेजिन कि वहाँ पे ये है। तो फिर सोचिए हमारे यहाँ क्या हो रहा होगा। यानी कि मेडिकल के निज़ाम को अभी तक वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इस काबिल नहीं बनाया जा सका है कि वो आपको 100% क्योर दे सके। वहाँ पे भी गलतियाँ होती हैं। और देखिए इंसान ख़ता का पुतला है, मैं हूँ, आप हो या कोई और हो, हम में से किसी से भी इंसान होने के नाते गलती हो सकती है। तो हम ये नहीं समझ सकते कि तिब्बी शोबे में जो लोग हैं उनसे कोई गलती नहीं होती, हो सकती है। लेकिन इसको कम कैसे किया जाए, इसको मिनिमाइज़ कैसे करें, इस पे असल में बात करनी है। जहाँ तक इसकी शरह का ताल्लुक़ है तो ये तकरीबन 10 से 20% है। यानी अगर हम किसी सर्जरी का 100% लें तो उसमें इम्कान ये है कि 10 से 20% सर्जरीज़ ऐसी हुई होंगी जो कि गैर ज़रूरी होंगी। तो पहले हम ये देखते हैं इसकी शरह की, ये है कि 10 से 20% हो सकता है। दूसरा हम ये देखेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है, यानी ये गैर ज़रूरी सर्जरीज़ क्यों हो जाती हैं। क्या हमारा मौलिज हमारे साथ ईमानदार नहीं है, क्या वो पैसे लेने के लिए सर्जरी कर रहा है, क्या हॉस्पिटल हमारे साथ ईमानदार नहीं है। तो जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो जो मेरी नज़र में हमारे माशरे में जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, जो पिछले 20-25 साल के तजर्बे से मैं देख रही हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ इस बात का एहतमाम नहीं है कि आप ये तमीज़ कर सकें कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्या वो आपका मुस्तनद मुआलिज है, क्या वो उस शोबे के ऊपर अपनी मुकम्मल गिरफ्त या अबूर रखता है जिसका वो इलाज कर रहा है या जिसकी सर्जरी वो आपको बता रहा है। हम मासूम से लोग हैं, हम किसी भी डॉक्टर के पास सुन के चले जाते हैं कि हाँ ये डॉक्टर अच्छा है, और उसको अपना कोई भी मर्ज़ बता देते हैं और ये समझते हैं कि अब यहाँ से कुल्ली शिफा हमें हो जाएगी। तो ऐसा ज़रा मुश्किल होता है। तो हमें सबसे पहले जो काम करना है वो अपने मरीज़ को एजुकेट करना है, अपने मरीज़ को या अपनी कौम को एजुकेट करना है कि आप सबसे पहले अपने मौलिज पे नज़र डालिए कि क्या आप अपने मुस्तनद मौलिज के पास पहुँचे हैं और उसी शोबे के पास गए हैं जिससे आपको इलाज चाहिए। जैसे इसकी एक मैं मिसाल बताती हूँ कि हमारे यहाँ क्वैक्स का बहुत रिवाज है। ये जो अताई होते हैं, ऐसे लोग जो डॉक्टर नहीं हैं लेकिन डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है और हमारे यहाँ ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है कि आप अपने क्लिनिक में डॉक्टर को जज कर सकें कि ये एक्चुअल डॉक्टर है या नहीं है।
क्लिनिक्स में डिग्रीज हम नहीं लगाते, हेल्थ केयर सिस्टम हमें चेक करने नहीं आता, और उसकी वजह से अताइयों के मज़े हैं और वो बार बार आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपको पहले मेक श्योर करना है कि आप किसी अताई के पास तो नहीं है, कहीं वो गैर ज़रूरी तौर पे आपकी सर्जरी तो नहीं कर देगा। ये जो हमारे हॉस्पिटल्स में टेक्नीशियन काम कर रहे होते हैं, जो हमें असिस्ट करवा रहे होते हैं सर्जरीज़ में, चूँकि सारा दिन ये एक ही सर्जरी देखते रहते हैं, तो इन्हें ये सर्जरी बहुत अच्छी सी करनी आ जाती है। और अक्सर ये किसी छोटे मोटे अस्पताल में जाके बड़ा डॉक्टर बन के वो सर्जरीज़ कर रहे होते हैं, जबकि ये एलिजिबल नहीं है उस सर्जरी के लिए। तो उससे नुकसान ये होता है कि बाद औक़ात ये गैर ज़रूरी सर्जरी कर देते हैं, जो कि पेशेंट को नहीं चाहिए। तो सिर्फ सर्जरी करना कमाल नहीं है, सर्जरी का डिसीजन लेना कमाल है, और ये एक मुस्तनद डॉक्टर ही ले सकता है। तो सबसे पहले आपको इस बात पे गौर करना होगा कि आप जिस डॉक्टर के पास गए हैं, क्या वो मुस्तनद डॉक्टर है। इस बात से बिल्कुल ना घबराइए, ना शर्माइए अगर आप अपने डॉक्टर से कहते हैं कि मुझे आपकी डिग्री या मुस्तनद होना चेक करना है और काइंडली आप मुझे सेटिस्फाई कीजिए। या आप अपने डॉक्टर से मालूम कीजिए क्या वो इसी फील्ड का डॉक्टर है जिसके लिए आप गए हैं। जैसे मेरे पास, मैं चूँकि गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, हामला ख़वातीन आती हैं, बाद औक़ात ऐसी दवाएं खा के आ जाती हैं जो कि दौरान हमल इंतहाई नुकसानदेह, और जब मैं उनसे पूछती हूँ ये दवा आपको किसने दे दी, आपने कैसे खा ली, तो वो कहते हैं जी हमने तो लेडी डॉक्टर को दिखाया था, उसने हमें ये दवा बताई है। अब मसला यह है कि क्या हर लेडी जो कि डॉक्टर भी है वो गायनाकोलॉजिस्ट है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई मेल भी गायनाकोलॉजिस्ट हो सकता है और कोई फीमेल भी कार्डियोलॉजिस्ट हो सकती है। तो किसी खातून का डॉक्टर होना गायनाकोलॉजिस्ट होना नहीं होता। लेकिन हमारे मासूम और भोले भाले अवाम ये समझते हैं कि मोहल्ले में जो लेडी डॉक्टर बैठी है वो गायनी के ऊपर बिल्कुल मुस्तनद डॉक्टर है और उससे जो भी दवा लेकर खाएंगे वो इस हमल में मुकम्मल तौर पर सही होगी। ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ खुदारा आंखें खोलिए, देखिए कि क्या आप सही डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं और सही दवा ले पा रहे हैं। तो ये सबसे पहला मसला है जिसमें आपको भी एजुकेट होना है और गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना है कि हेल्थ केयर कमीशन, और अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा सिंध हेल्थ केयर कमीशन बहुत एक्टिवेट है और वो मामलात पे अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है, और उम्मीद है कि आइंदा कुछ सालों में हम अताई डॉक्टरों से निजात हासिल कर सकें। तो एक मसला ये हो गया कि अगर हम गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो भी हमारी गैर ज़रूरी सर्जरी हो सकती है। दूसरा मसला कि गैर ज़रूरी सर्जरी अगर आप अपने मुस्तनद डॉक्टर के पास गए तो क्या उससे बिल्कुल नहीं हो सकती। यहाँ पे एक दूसरी चीज़ आती है कि अगर आपके डॉक्टर को इसके अलावा जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं वो नहीं पता है या पता है तो वो उन पर गौर नहीं कर रहे हैं, तो इस सूरत में भी आपको गैर ज़रूरी सर्जरी बताई जा सकती है। तो इसका हल ये है कि आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उससे बात करते हुए डरिए नहीं, शर्माइए नहीं। आपकी सर्जरी होने जा रही है, एक बड़ा काम होने जा रहा है, आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। अगर उनके पास टाइम नहीं है और वो आपको झिड़क देते हैं या परेशान हो जाते हैं कि नहीं जी मैं इतना आपके सवालों के जवाब कैसे दूँ, तो आप उनसे दोबारा नर्म लहजे में रिक्वेस्ट कीजिए कि ठीक है डॉक्टर साहब आप मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए टाइम दे दीजिए, मैं दूसरे दिन आ जाऊँगी, मैं दूसरे दिन आ जाऊँगा, मैं फलाने दिन आ जाऊँगा, आप जिस दिन कहेंगे, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। और उस टाइम में आप उनसे पूछिए कि क्या ये सर्जरी मेरे लिए नागुज़ीर है, क्या इसके बगैर कोई दूसरा हल मुमकिन नहीं, और अगर दूसरा हल मुमकिन है तो वो क्या है। क्या इस सर्जरी के नतीजे में मेरी तमाम तकलीफ़ात जिनकी वजह से मैं ये सर्जरी करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ क्या मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगी। क्या इस सर्जरी के नतीजे में मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा, और अगर पहुँचेगा तो उसकी नौयत क्या हो सकती है। तो इन तमाम सवालों के जवाब लिए बगैर आप सर्जरी के लिए ना जाइए। अगर इन सवालों के जवाब पूछने के बाद भी आपके जहन में शक की सी कैफियत है और आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका बुनियादी हक़ है कि आप दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। अब आप किसी दूसरे इसी फील्ड के मुस्तनद डॉक्टर के पास जाइए और उससे पूछिए कि क्या ये सर्जरी मेरे लिए नागुज़ीर है, क्या इसके अलावा कोई और हल नहीं है। और अगर दूसरा डॉक्टर, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि दूसरा डॉक्टर हमें मना कर देता है कि नहीं जी आप ये सर्जरी ना कराएं, अब हम रटक जाते हैं कि एक कह रहा है कराएं, दूसरा कह रहा है ना कराएं, अब हम क्या करें, कहाँ जाएँ। ऐसी सूरत में आप अपनी अलामात पे नज़र रखिए। अगर आपकी अलामात ख़राब हो रही हैं, वर्स हो रही हैं, यानी जिस दर्द की वजह से आपकी सर्जरी कराने जा रहे थे वो दर्द ख़राब होता चला जा रहा है, तो फिर देर ना कीजिए, आप सर्जरी करा लीजिए। आपकी अलामात बेहतर हो रही हैं तो अभी आप सर्जरी के लिए जल्दी ना कीजिए। या अगर आपकी अलामात वैसी की वैसे ही हैं तो फिर आप थर्ड ओपिनियन भी ले सकते हैं या गूगल सर्च कर सकते हैं, अपने करीब करीब के अच्छे लोगों से मशवरे कर सकते हैं। यानी आप सोच समझ के ही इस नतीजे पर पहुंचिए कि ये सर्जरी होनी है या नहीं होनी है। लेकिन खुदारा इसमें इतनी देर ना लगाइए कि बाज़ औक़ात बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर सर्जरी के लिए करके भी इसका हल मुमकिन नहीं रहता। तो मेरा मकसद आप लोगों को सर्जरी से दूर भगाना नहीं है, मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताना है
कि आप मुस्तनद मौलिक से सर्जरी कराइए और ये इत्मीनान कर लेने के बाद कराइए कि हाँ ये सर्जरी आपके लिए वाकई ज़रूरी है। अब हम नज़र डालते हैं उन चीज़ों पर जिनमें बाद गैर ज़रूरी सर्जरी का चांस ज़्यादा होता है, जैसे हार्ट में पेसमेकर डालना, इसमें अक्सर गैर ज़रूरी सर्जरी हो जाती है। टॉन्सिलेक्टमी, टॉन्सिल्स अक्सर लोगों के गलत निकाल दिए जाते हैं, आपके मेडिसिन से भी ट्रीट हो सकते हैं, या पित्ता निकाल देना या अपेंडिक्स निकाल देना बाद दवा से भी ट्रीट हो सकता है, मगर गैर ज़रूरी तौर पे गाँव गोट में उसकी सर्जरी कर दी जाती है। और अगर मैं अपने शोबे की तरफ आऊँ यानी गायनी की तरफ, तो हमारे पास 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी गैर ज़रूरी सर्जरीज़ किसी हद तक ज़्यादा हो गई हैं, जैसे सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन का रेट क्यों बढ़ रहा है, हम अपनी आने वाली नई वीडियो में इस पे ही बात करेंगे कि सिजेरियन सेक्शन रेट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ चुका है। क्या ये सिर्फ डॉक्टर का कसूर है? क्या सिर्फ डॉक्टर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए सिजेरियन कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो इतने सीजर नहीं होते थे, अब क्यों हो रहे हैं? क्या सिर्फ हमारे यहाँ हो रहे हैं या पूरी दुनिया में हो रहे हैं? हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस पर ही बात करेंगे। तो सिजेरियन सेक्शन में भी आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। दूसरी बात, ओवेरियन सिस्ट का आपने नाम सुना होगा। हमारे पास अल्लाह मियां ने 1 बच्चेदानी और 2 अंडेदानियाँ दी हैं। ये अंडेदानियाँ अंडे बनाने और हार्मोन बनाने के काम आती हैं। बाद वक़्त इनमें सिस्ट बन जाता है, जिसे पानी से भरी हुई वाटर बॉल होती है, इसको हम सिस्ट कहते हैं। ये यूजुअल आमतौर पे बेज़रर होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि ये ख़तरनाक कैंसर हो। तो अगर ये बेज़रर सिस्ट है तो क्या हर बेज़रर सिस्ट को निकाल दिया जाए? क्या हर एक की सर्जरी जायज़ है, चाहे उसका कोई भी साइज़ हो, चाहे उसकी किसी भी किस्म की अंदर की फाइंडिंग्स हो? क्या हर एक में सर्जरी जायज़ है? ऐसा नहीं है, हर ओवेरियन सिस्ट को नहीं निकाला जाता है। तो ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी अगर आपको कोई डॉक्टर बता रहा है तो आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें। आप कंफर्म ज़रूर करेंगे क्या मुझे इसमें सर्जरी जायज़ है या नहीं है। इसमें बहुत गैर ज़रूरी सर्जरीज़ हो रही हैं। और एक दूसरी बात जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है और जिसको पकड़ा जाना चाहिए, वो ये है कि जनरल सर्जन्स ये वाली सर्जरीज पकड़ लेते हैं। आप किसी जनरल सर्जन के पास जाएं, वो कहते हैं हाँ मैं तो सर्जन हूँ, मेरा तो काम ही सर्जरी करना है, मैं आपका ये सिस्ट निकाल दूंगा। लेकिन वो सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, वो इस बात का फैसला नहीं कर सकता कि इस सिस्ट को निकलना चाहिए या नहीं। और निकलने के लिए याद रखिए कि ओवरी हमारे ख़वातीन के जिस्म का इंटीग्रल पार्ट है। ये ऐसे ही है जैसे किसी मर्द के जिस्म में पोते हैं, ऐसी औरत के जिस्म में ओवरी यानी बैज़ादानी या अंडेदानी है। इसको निकालना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। सर्जन्स क्या करते हैं, वो पकड़ के पूरी ओवरी निकाल देते हैं। सिस्ट के निकालने के बजाय, सिस्ट निकालना एक डिफ़िकल्ट और टेक्निकल काम है, वो पूरी ओवरी निकाल देते हैं। वो बहुत ईजी है, बस जड़ से पकड़ के काट दिया, वो निकल गई। लेकिन उसके निकलने के नतीजे में आपके आधे से ज़्यादा हार्मोन्स चले गए, आप वक्त से पहले बूढ़ी हो जाएंगी। तो इन बातों को समझिए, इसकी अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्ट निकलवाने का मतलब अंडेदानी निकलवाना नहीं है। खुदारा अंडेदानी ना निकलवाएं। अपने डॉक्टर से पहले ही बात कर लें कि क्या आप मेरा सिस्ट निकालेंगे या पूरी ओवरी निकालेंगे। मैं आपको पूरी ओवरी निकालने की इजाज़त नहीं दूँगी। ये बात आपको पहले से करके रखनी है ताकि आप किसी ख़तरनाक सूरत हाल से 2-4 ना हो जाए। और इतने मासूम होती हैं ये लड़कियाँ और ख़वातीन, जब भी हमारे पास आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, उस वक्त इनकी ओवरी निकल चुकी होती है। मेरे साथ तो एक ऐसी खातून बच्ची भी आई है जिसको बच्चे नहीं हो रहे थे, और उससे मैंने पूछा कि मसला क्या है, तो कहने लगी मुझे मेंसेस नहीं आ रहे हैं। पता चला कि उसकी एक अंडेदानी सिस्ट की वजह से डॉक्टर ने 6 महीने पहले निकाली थी, और शादी से कुछ दिन पहले दूसरी अंडेदानी भी निकाल दी, ये सोच के कि ये कह के कि इसमें भी सिस्ट हो गया है। दोनों अंडेदानियाँ निकलने के बाद अब जिसम में कोई हार्मोन नहीं है, कोई अंडे नहीं है, और बेचारी बच्ची को ना माहवारी है और ना ही बच्चे हो रहे हैं, और वो यंग सी बच्ची है। सोचें कितना बड़ा जुल्म हुआ उसके साथ। तो इस किस्म की चीज़ों को हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आपको ख़ुद को आगाही नहीं होगी, आपके साथ जुल्म हो सकता है। तो अपने अंदर शऊर पैदा कीजिए। किसी भी सर्जरी से पहले आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, मुकम्मल तौर पे इत्मीनान कर लेना है कि सर्जरी आपके लिए ज़रूरी है। तीसरा ये कि अपने डॉक्टर मुस्तनद के पास जाना है, उसी फील्ड के पास जाना है जिसका वो डॉक्टर है। जैसे अगर मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं आपके थायराइड की सर्जरी नहीं कर सकती, ये मुझे जायज़ ही नहीं है, आप उसके लिए मेरे पास आएंगे भी नहीं। इसी तरह ओवरी की सर्जरी के लिए आप प्लीज़ जनरल सर्जन या किसी और सर्जन के पास ना जाइए, ये गायनेकोलॉजिस्ट का फील्ड है, उसी के पास आइए और उससे भी यही रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरी अगर ओवरी बच सकती है तो आप बचाइए, ओवरी को ना निकाला जाए, यंग पेशेंट्स में स्पेशली ना निकाला जाए। इसी तरह और सर्जरीज़ के लिए भी यही है कि आप ऑल्टरनेटिव ढूंढिए कि क्या ऑल्टरनेटिव सर्जरीज़ या ऑल्टरनेटिव मेथड्स मौजूद हैं, क्या कंजर्वेटिव इसको मैनेज करके हम सर्जरी से बच सकते हैं, क्या दवा खा के सर्जरी से बचा जा सकता है। और सबसे आखिरी बात जो सबसे अहम भी है कि अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी बनाइए। देखिए हमारे माशरे में जो बढ़ती हुई बीमारियों की तनासुब है,
उसके पीछे सबसे बड़ा हमारा लाइफ स्टाइल है। अगर आप अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी कर लें तो आप इन बीमारियों से 50% से ज़्यादा बच जाएंगे, आप इन सर्जरीज से बच जाएंगे। अभी जब मैं आपसे सिजेरियन सेक्शन के मुतालिक नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, मैं उस वक्त भी आपके लाइफ स्टाइल पे बात करूंगी, और मैं आज भी आपसे लाइफ स्टाइल पे बात करूंगी कि हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, हम हर काम बैठ के करते हैं, हम हर काम खड़े होकर करते हैं, चलना हमारा बहुत लिमिटेड है। हम घर से गाड़ियों में बैठ के निकलते हैं, हम घर पे गाड़ी या रिक्शा से उतरते हैं या बाइक से उतरते हैं। हम घर हमारे बहुत बड़े नहीं होते, आम तौर पे छोटे ही होते हैं, और इनमें भी हमारा चलना फिरना ज़्यादा नहीं होता। हम किचन में कितना लंबा चल लेते हैं, हम कहते हैं हम सारा दिन किचन में काम करें। किचन कितना बड़ा है आप ये बताइए, आप उसमें कितना चल लेते हैं, आप कितना कमरों के दरमियान घूम लेते हैं। आप अलग से वॉक नहीं करते, मैं अलग से वॉक नहीं करती, तो हम अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं। रोज़ाना पैदल चलना हमारे जिस्म के लिए उतना ही ज़रूरी है जैसे किसी भी अच्छी कार का मुस्तकिल दौड़ते रहना। आप फरारी कार को भी गैरेज में 3 महीने के लिए बंद कर दीजिए और उसके बाद निकालिए, वो उस तरह नहीं चलेगी जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है चलने के लिए। तो जब हम भी नहीं चलते तो हमारी बॉडी के अंदर जो टूट फूट होती है आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बॉडी चलने के लिए बनी थी, जिसे हमने बिठा दिया या खड़ा कर दिया और हम समझते हैं हम बड़े मसरूफ़ हैं। हम मसरूफ़ नहीं हैं, हम चल बिल्कुल नहीं रहे, हम जो भी मसरूफियत है खड़े होकर या बैठ के कर रहे हैं। तो चलना सीखिए रोज़ाना अपने घर में, हर घंटे में 10 मिनट की वॉक, या अगर ऑफिस में है तो हर घंटे में 10 मिनट की वॉक किसी बहाने से कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए। दूसरे, सादा और सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए। हम में से हर एक के घर पे अब डिलीवरी बॉय आने लगा है, ये कितना गलत है। हम हर वक्त बाहर की ग़िज़ा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का बेतहाशा इस्तेमाल है, शरबत और जूसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हमारे बच्चों ने फल खाने छोड़ दिए हैं, वो जूसेस पीते हैं। ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है जिसमें से हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट निकाल के फेंक देते हैं, सारा कीमती फाइबर फेंक देते हैं और जूस निकाल के प्योर फ्रक्टोज पी लेते हैं। ये प्योर फ्रक्टोज आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसके नतीजे में जिस्म में इंसुलिन के फवारे निकलते हैं, और ये इंसुलिन हमारे ज़नाना हार्मोन के लिए अच्छी नहीं होती। ये हमारी ओवरी से मर्दाना हार्मोन निकालना लग जाती है, जिससे फिर वो मशहूर ज़माना PCO डेवलप होता है, फिर इतनी सारी डिजीज़ डेवलप होती हैं। तो पैदल चलना सीखिए, अपनी ग़िज़ा को सेहतमंद बनाइए, नेचुरल ग़िज़ा खाइए, और सबसे अहम, रात को सोना। हम में से ज़्यादातर लोगों ने रातों को देर तक जागना शुरू कर दिया है। एक ज़माना था कि इशा की नमाज़ के बाद हमारे बड़े कहते थे बस अब लाइट बंद, अब सो जाओ, अब सोने का वक्त है, अब फजर में उठना और फिर काम करना, और जितना पढ़ना पढ़ाना है फजर के बाद पढ़ना, और हम यही किया भी करते थे। लेकिन अब बताइए कितने लोग हैं जो इशा पढ़ के सो जाते हैं। ज़्यादातर लोग जागते रहते हैं, 12-1 बजे से पहले कोई नहीं सोता, और सुबह देर तक सोते रहते हैं। तो रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोना वैसे देखने में नहीं ऐसा नज़र आता कि आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा होगा, लेकिन अगर आप साइंटिफिकली देखें तो ये वाकई हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह मियाँ ने कुदरती तौर पे रात को सोते वक्त हमारे जिस्म में रिलैक्सिंग हार्मोन भेजता है, और जिस दिन के वक्त स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन हमें काम के काबिल बनाते हैं, लेकिन ये हमारे जिस्म में टूट फूट लाते हैं। जैसे गाड़ी को अगर आप दौड़ाते हुए हैदराबाद तक ले जाएँ तो वो उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट होगी, फिर आपको उसकी ट्यूनिंग करानी पड़ेगी। तो रात में हमारी बॉडी की ट्यूनिंग होती है, हमें स्ट्रेस हार्मोन जो निकलते हैं वो हमारे जिस्म की मरम्मत करते हैं। लेकिन हम रात को देर तक जागते हैं, रोशनी आँख पर पड़ती है, मेलाटोनिन या इस किस्म के रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं होते, वो समझते हैं मम्मी भी हालत स्ट्रेस में है, तो वो बॉडी में नहीं रिलीज़ होते। सुबह सूरज की रोशनी आते ही वो फिर बॉडी से गायब हो जाते हैं। तो हम अपने जिस्म को रिलैक्स नहीं कर पाते, ट्यूनिंग नहीं कर पाते, टूट फूट का शिकार हो जाता है, बीमारियों का शिकार हो जाता है। फिर हम कहते हैं पता नहीं शुगर क्यों बढ़ रही है, पता नहीं ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, पता नहीं जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ रहा है, पता नहीं वज़न क्यों बढ़ रहा है। लेकिन इस पता नहीं के पीछे यही अवामिल है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाइए, आप खुद ब खुद गैर ज़रूरी दवाओं से भी बचेंगे, गैर ज़रूरी सर्जरी से भी बचेंगे। अब सबसे आखिरी बात ये कि अगर फ़र्ज़ करें किसी की गैर ज़रूरी सर्जरी हो गई है तो वो अब क्या करें? क्या इसका कोई हल है? क्या पाकिस्तानी कानून में इसके लिए कोई जगह है? क्या इन मरीज़ों की कोई सुनवाई है? जी हाँ, बिल्कुल है। हमारा मुल्क एक अच्छा मुल्क है, हम अच्छे शहरी हैं और हमारे लिए बहुत सारी सहूलतें हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने एक इदारा बनाया हुआ है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन, एक इदारा है इस्लामाबाद हेल्थ अथॉरिटी। आप इनमें से किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, इनके पास कंप्लेंट फॉर्म होता है वो डाउनलोड कीजिए, इनके पास एफिडेविट होता है वो डाउनलोड कीजिए, उसको फिल कीजिए, भरवाइए। अपने जो डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ लगाना चाहते हैं लगाइए। आप इन्हें ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, आप इनको पोस्ट भी कर सकते हैं, आप
बाय हैंड भी जाके दे सकते हो। लेकिन ये सब आप उस वक्त करेंगे जब आप अपने हॉस्पिटल को इसकी कंप्लेन कर चुके होंगे, यानी मुतल्लिका अस्पताल जहाँ पे आपकी साथ कोई भी ज़्यादती हुई है, आप पहले उसको इन्फॉर्म कीजिए, रिटन में कंप्लेन दीजिए। अगर इंतज़ामिया 30 दिन के अंदर आपकी कंप्लेन का जवाब देती है, आपको सेटिस्फाई कर देती है, तो आपको सिंध हेल्थ केयर कमीशन नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन 30 दिन के अंदर अगर इंतज़ामिया ने आपको सेटिस्फाई नहीं किया तो 60 दिन के अंदर आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन को अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो 60 दिन के अंदर आपको जवाब देंगे और आपके मसले का हल निकालेंगे। तो आप बाइख्तियार हैं, आप अपने लिए खुद फैसले कर सकते हैं, सोच समझ के कीजिए और अपनी बेहतरी में कीजिए। आज के लिए मेरा पैगाम यही था। उम्मीद है आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा इसमें ज़रूर होगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोई ऐसा मसला है जो आप चाहते हैं कि हम आपसे डिस्कस करें, आप कमेंट्स में देख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।